सीधे रुक करेंगे भोपाल का सूर्य उपासना कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। भारतवर्ष के नवजागरण और विकास की सतत यात्रा के विक्रम उत्सव के इस पावन पलों में अब आइए हम सब अपने प्रदेश के यशस्वी जननायक का हम सब स्वागत के लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे संजीव कुमार सिंह सर, आयुक्त भोपाल संभाग से, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार सम्राट विक्रमादित्य की न्याय प्रियता को अपने नेतृत्व का हिस्सा मान करके वैदिक घड़ी से लेकर के तमाम इस तरीके के नवाचार जिनकी शासन व्यवस्था का हिस्सा है, जोरदार तालियों से प्रदेश के माननीय हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में स्वागत के क्रम को हम विस्तार देते हुए हम आग्रह करेंगे आदरणीय कुशलेंद्र विक्रम सर, कलेक्टर सर से, कि आप आए और भगवान दास सपनानी जी, माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम का आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हम आग्रह करेंगे माननीय कलेक्टर सर से कि आप आए और माननीय भगवान दास सपनानी जी का हार्दिक स्वागत करें। इस श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे आदरणीय संस्कृति जैन जी, आयुक्त नगर पालिक निगम, कि आप आए और इस श्रृंखला में माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, विधायक बैरसिया का आप स्वागत करें। बहुत ही हम सबके लिए खुशी और गौरव के क्षण है। आज 9 वर्ष के इस पावन पलों को मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस श्रृंखला में हम आग्रह करेंगे अंजू अरुण कुमार मैम से, सीईओ स्मार्ट सिटी, कि आप आए और श्रीमती मालती राय जी का आप हार्दिक स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे अंजू अरुण कुमार मैम से। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में श्री एनपी नामदेव सर, संचालक संस्कृति, कि आप आए और माननीय हमारे अन्य अतिथिगण आदरणीय हमारे साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी का आप स्वागत करें। आदरणीय संचालक संस्कृति एनपी नामदेव सर से सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शासन व्यवस्था में सम्राट विक्रमादित्य के आदर्शों को अपनाया है। वैदिक घड़ी से लेकर के एक बदलते मध्य प्रदेश, उस भाव के साथ जो न्याय प्रियता, जो दानशीलता और आदर्शों को प्रतिमान मान करके और हिंदू 9 वर्ष के इस अभिमान की इस अनवरत यात्रा में विकास की सतत यात्रा जो विक्रम उत्सव को लेकर के आज का ये पावन कार्यक्रम परिकल्पित है। आइए इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि विक्रम संवत, जो कि भारत के विदेशी आक्रांताओं को मुक्त कराने वाले उज्जैनी के प्रतापी राजा सम्राट विक्रमादित्य की महाविजय और राष्ट्र गौरव की पुनर्स्थापना की कालजयी अभिनंदन का पल है। नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देने वाला बेमिसाल विक्रम संवत महाकाल की नगरी उज्जैनी की बात करें, पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य ने उन आक्रांताओं को, शकों को सीमाओं से बाहर खदेड़कर निर्णायक रूप से विजय की शाश्वत उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व इस गौरवशाली कालजयी इतिहास के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ। और आइए कार्यक्रम को बिल्कुल विस्तार देते हुए यथाशीघ्र स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी से कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए। आज हम सबके लिए अत्यंत गर्व का दिन है कि आज सम्राट विक्रमादित्य जी के विक्रम संवत 2083 का पहला दिन, चैत्र की नवरात्रि का पहला दिन, मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका वंदन, अभिनंदन। मैं मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक भगवान दास सपनानी जी, माननीय विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे अध्यक्ष रविंद्र यति जी, मंच के सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आज एक ऐसे हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके ये पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा, वैसे तो देश और दुनिया में मनाया जा रहा। हमारी संस्कृति की गौरवशाली अतीत की वो घटना को भी हम स्मरण कर रहे हैं। विक्रमादित्य का अतीत का गौरवशाली पक्ष हम आज सरलता से विश्व के सामने, ये वर्तमान में जो युद्ध के क्रम चल रहे हैं, सबके सामने छिपा हुआ नहीं है, लेकिन काल के प्रवाह में जो अतीत से लंबे समय तक अपनी देश और संस्कृति के कारण से जो उसका जीवंत इतिहास है, उस इतिहास के अवरोध को भी हमको स्मरण करने की जरूरत है। हमारी जीवन शैली में हम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं गए, लेकिन हमारे पर भी चुनौतियां क्या क्या आती गई, कैसे आती गई, और अतीत के उस चुनौती भरे समय में हमारे कौन से महापुरुष ने इस देश को तमाम बाधाओं से पार कराते हुए हमको गौरवशाली क्षण दिया
और उसके साथ शासन की सुव्यवस्थाओं के बलबूते पर भी हमको समझने सोचने का मौका दिया और हमको उस गौरवान्वित करने वाले इस लंबी परंपरा का भागीदार बनाया। एक तरह से सनातन संस्कृति की अमृत बेला का भी पर्व है। इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ संवत के प्रारंभ करने की पद्धति क्या है और संवत को प्रारंभ करने का, साल का प्रारंभ होने का भी कारण कोई लॉजिकली तो होना चाहिए। जैसे अभी हम अगर देखते हैं, हमारे यहाँ हमारे देवी देवता तो 33 करोड़ देवी देवता हो गए, भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण तक, और कई प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन हमारा संवत सन किसी के जन्म से प्रारंभ नहीं होता, ना किसी के शरीर छोड़ने से होता है। हमारा संवत पुरुषार्थ से होता है। हमारा संवत प्रकृति के साथ होता है, अतीत के ब्रह्मा के माध्यम तक से जुड़ता है। बहुत पुरानी बात अगर जोड़ दे तो वो सृष्टि के साथ साल का आनंद आए तो बसंत ऋतु खिलने लगे, फाग का आनंद मनने लगे, वृक्ष अपने पत्तों को पतझड़ के माध्यम से नई कोपलों के लिए स्थान दे तो उमंग उत्साह के साथ भरते हुए फसलों का चक्र पूरा हो और उत्साह के साथ हमारे अपने पसीने की मेहनत खेतों से किसान के परिवार में प्रसन्नता का अवसर दे और इसी तरह से बजट के साथ नए साल का प्रारंभ हो। ये हमारा बजट सत्र भी आमतौर पे मार्च में ही होता है कि नहीं होता है। तो ये जो 12 वर्ष, ये खास करके अब मैं कुंभ में चला गया, लेकिन 12 महीने अगर हम हिसाब लगाए तो 12 महीने अगर अतीत के 600 साल पुराने इतिहास में देखें, अंग्रेजी के भी 12 महीने पहले 8 महीने होते थे, फिर 10 महीने हुए, आखिरी में फिर उन्हें 2 महीने जोड़ करके 12 महीने का वर्ष मनाने लगे। ये उनके पास में भी सिस्टम अंग्रेजी साल पहले लगभग 1000 साल के इतिहास में पूरे 12 महीने का नहीं होता था। केवल हमारी संस्कृति का आनंद है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से विक्रमादित्य के हम सुशासन को भी याद करते हैं। साल के महीने की बात करें तो जैसे आप बताइए, पूरे देश के अंदर विक्रम संवत के साथ ही चेटी चंड का प्रारंभ भी होता है। हमारे सभी प्रांतों में कमोबेश नाम थोड़ा बदलते जाएंगे, तो नवरे से लेकर के बहुत सारे प्रकार से ये गुड़ी पड़वा भी है, उगादी भी है, चेटी चंड भी है, नवरे भी है और नव संवत्सर का भी हो, नव संवत्सर 2083। अब जैसे मैंने कहा कि हमारा साल जन्म के साथ प्रारंभ नहीं, तो ये हमारा गौरवशाली पक्ष कैसा है, तो संवत प्रारंभ करने का अधिकार किसको होना चाहिए, तो जिसने अपने शासन की सुव्यवस्था स्थापित कर ली। हर व्यक्ति जो राज्यकाल के अंदर है उसको जीने की मूलभूत सुविधा सब प्रकार की मिलती जाए, उसको किसी प्रकार के कष्ट न हो, सारे कष्टों को, सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में संचालित करते हुए विक्रमादित्य ने सुशासन की व्यवस्था में अपना प्रारंभ किया, शकों से परास्त करते हुए। अभी आतंकवादी घटना देख करके हम विचलित हो जाते हैं। वो भी एक ऐसा दौर था 2000 साल पहले, आतंकवादी रोम के आगे से आए और आते आते अपने इस देश को काल कवलित करते हुए यहाँ से लेकर के उज्जैन एक तरह से आखिरी केंद्र था उनका। उस समय सत्ता के केंद्र में पटना, मथुरा, उधर से लाहौर के आगे से लगा कंधार और कंधार से आगे रोम तक का कितना लंबा सफर है। लेकिन धीरे धीरे करके सबको लीलते हुए आतंकवादियों के जत्थे उस समय अव्यवस्थाओं के बलबूते पर माता बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एक तरफ जंगली बर्बर लोग और यहाँ सुव्यवस्था के लोग। हमारे यहाँ तो सैनिक ही सैनिक से लड़ता है, आम समाज कहाँ लड़ता है। ये परंपरा आज भी है। हमारे गांवों के अंदर 100 गांव में एक पुलिस वाले से काम चल जाता है। विदेश की जीवन पद्धति ऐसी है कि विदेश में हर 10वां आदमी पुलिस वाला होता तो समाज नियंत्रित रहता है, और हमारे यहाँ एक पुलिस वाला किसी घर के आगे आ जाए तो घर वालों का भी इज्जत खराब हो जाती है, गांव वालों की इज्जत भी खराब हो जाती है, क्योंकि पुलिस आधारित समाज ही नहीं है। हमारे समाज तो स्वस्फूर्त अनुशासित समाज वाले लोग हैं। हमारे यहाँ गुंडों के लिए पुलिस है, समाज के लिए पुलिस नहीं। कई जगह तो ऐसा होता कि पुलिस वाला किसी सभ्य समाज के व्यक्ति पे डंडा उठा ले तो झगड़ा हो जाता कि डंडा भी कैसे उठा लिया, तुमने दिखा कैसे दिया डंडा। पुलिस वाला होगा तेरे घर का, लेकिन हमारा भी सम्मान है। ये जो अपना समाज का अनुशासन का जो आनंद है,
इसलिए स्व अनुशासित समाज की उस पुरानी परंपरा को लीलते हुए जब ये अव्यवस्था स्थापित हुई तो विक्रमादित्य ने, उनके पिता का राज्य चला गया, सिंधुराज उनके पिता का नाम था, उनने मार मार करके यहां से लेके रोम तक पूरा देश मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद शासन के सूत्र अच्छे स्थापित करते हुए सभी प्रकार के कवि घटकर से लेके महाकवि कालिदास तक ज्योतिर्विद तमाम प्रकार के लोगों को जोड़ करके नवरत्नों की परंपरा कायम की, विद्वानों के विद्वत्ता के बलबूते पर सुव्यवस्था स्थापित करी और लोकतंत्र भी इस तरह से स्थापित किया कि विक्रमादित्य ने अपने बाद अपने बेटे को शासन व्यवस्था के सूत्र नहीं दिए। तो एक तरह से लोकतंत्र का नायक भी है विक्रमादित्य। और उससे आगे बढ़कर ये जो विक्रम संवत की स्थापना हुई, तो विक्रम संवत की स्थापना इसलिए नहीं कि वो विक्रमादित्य का मूल नाम तो सहसांक है, उसका नाम विक्रमादित्य नहीं है। लेकिन विक्रम का अर्थ ये सरल भाषा में पर्याय की दृष्टि से आप समझ लेना, तो विरुद्धार्थी क्रम में जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते, जो असंभव को संभव बना दे उसको विक्रम कहते। और विक्रम से आदित्य की उपाधि है उनके पास, इसलिए बाद के क्रम में जिनने अच्छा शासन चलाया सबको विक्रमादित्य नाम दिया गया। इसलिए आधुनिक भारत में अर्वाचीन से लेके प्राचीन तक कई शासनकर्ता अच्छे अच्छे बने। सबकी इच्छा रही कि मैं शासन अगर चलाऊं तो विक्रमादित्य की तरह चलाऊं, हर एक के मन में कल्पना रहती। लेकिन विक्रमादित्य के विक्रम संवत की प्रवर्तन की क्या पद्धति है, जिसका मैं अंक दे रहा हूं 2083। ये अंक की पद्धति ऐसी है कि हमारे यहाँ पर जो अपने संवत को चालू करना चाहता है उसके पूरे राज्य के शासन करने वाली प्रजा के ऊपर एक पैसे का भी उस पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, अर्थात पूरी प्रजा कर्ज मुक्त होना चाहिए। तो विक्रमादित्य ने अपना राज्यरोहण का जब ये मौका आया तो पूरे जितने भी देशवासी थे, कर्जकार और कर्ज देने वाले साहूकार, सबको बुलवाया और सबके साथ कहा कि सब अपने रिकॉर्ड भी लेकर के आओ, और जिसको कर्जा दिया है लिया है उन दोनों तरह के पक्ष बैठे, सारे कर्ज की भरपाई अपने शासन से उनकी करवाई और सबको कर्ज मुक्त किया। अब ये किसी के पास इतना पैसा हो कि पूरे देश के लोगों का कर्जा मुक्त कर दे, लेकिन ये भी आधी बात है। लोगों ने कहा ये कर्जा तो कल तक का था, ये खत्म हो गया, अब वापस कल क्या करेंगे, तो फिर चाहिएगा तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसके पास इतना धन भी था कि आने वाले समय के लिए भी और धन ले जाओ, लेकिन कोई कर्जदार नहीं। ये जो जितना इतना सामर्थ्यवान कोई व्यक्ति हो उसके नाम पे संवत चलता है। ये गौरवशाली परंपरा भारत की है। या बताओ ये पुरुषार्थ की है कि नहीं है कि अपने राज्य की प्रजा पे कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, सब सुव्यवस्था के बलबूते पर जीवन जिए। ये धन जिसके पास हो तो वो कितना सामर्थ्यशाली देश होगा और शासन करता होगा। और एक ये नहीं, हर क्षेत्र में व्यक्ति तो व्यक्ति, भूत को पकड़ ला है आदमी, इतना होशियार इतना बहादुर होना चाहिए। यह है विक्रमादित्य की अपनी काम करने की पद्धति। जहां कोई परेशान हो, व्यवस्था तो इतनी सारी है। उदाहरण तो ये भी आता है कि घोड़ा गया खेत में किसान के यहाँ और किसान के फसल को नुकसान कर दिया, और किसान को ये मालूम पड़ा कि तो राजा का घोड़ा है। अब राजा का घोड़ा तो संकट में पड़ गया, अब राजा का घोड़ा तो क्या करेंगे। अब विक्रमादित्य को जानकारी है कि उनके घोड़े ने नुकसान कर दिया, तो वो उनने अपने आप को उस गांव की पंचायत के सामने खुद प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा ये मुझे इस फैसले को आप बताओ क्या करना चाहिए। सबने कहा महाराज हो गया तो हो गया, घोड़ा है, कोई पूछ के थोड़ी खाता किसके खेते में क्या हो गया तो हो जा, छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये घोड़े की जवाबदारी मेरी थी, मेरी लापरवाही, तो इस घोड़े का जुर्माना मुझे दिया जाए। अब जुर्माना, घोड़े का जुर्माना ने ऐसा क्यों, घोड़े ने तो गलती करी, आपने थोड़ी करी। बोले नहीं, घोड़ा तो बेजुबान है, वो नहीं समझता है, लेकिन मालिक के ऊपर जवाबदारी आना चाहिए। तो मालिक के ऊपर जवाबदारी लेकर उनने अपने आप पे अर्थदंड भी लगाया और अपने हाथ से अपने पे 5 कोड़े बरसा करके उनने अपना प्रतिकार दिया कि मैं आपका ये जवाबदार हूं, इस दंड का भागीदार हूं। ये उनके मन के भाव थे। और ये ऐसी एक नहीं कई सारी घटनाएं, इसलिए विक्रमादित्य 2000 साल बाद भी लोगों के हृदय में आज भी जिंदा है।
हर वो व्यवस्था जहां पर हमको सुक्रम की व्यवस्था लगती, सुव्यवस्था की इच्छा होती, विक्रमादित्य खड़े दिखाई देते। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैंने कहा है कि आदित्य के समान चमकने वाला ये हम अपने विक्रमादित्य अर्थात इस चराचर जगत को ऊर्जा कोई देता है तो सूर्य तो देता है। सूर्यनारायण के माध्यम से नक्षत्रों के ऊपर जीवन मिलता है। और हमारे यहाँ सूर्य भी कितने हैं, सूर्य कोटि समप्रभ, हजारों लाखों सूर्य, एक सूर्य नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक इससे जीवन रहेगा। इसलिए हम भगवान को पूछते हैं, अब जिस किसी को पेट में दर्द हो तो हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आनंद तो होना ही चाहिए। इसके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की धारा का आनंद भी आता है। मेरी अपनी ओर से किसी को नीचा नहीं दिखाते हुए हमने सबको लेकर चलने का ये जो अपनी आदिकाल की परंपरा है, हमारी परंपरा, इसमें कोई पूजा पद्धति का लिमिटेशंस नहीं है, कोई धर्म का कहना नहीं, जिसको जो करना सब करे, लेकिन अंततः देश की सेवा के साथ, देश के साथ एक रस रहे, इतने भाव के आधार पर। इसलिए विक्रम संवत 2083 की आपको बधाई। और विक्रमादित्य को लेकर के हमारी सरकार ने विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसमें उस काल के सिक्के से लेकर उस काल के साहित्य पे अलग अलग प्रकार की फेलोशिप भी दे रहे हैं, कैलेंडर का प्रकाशन भी करा रहे हैं, वैदिक घड़ी की शुरुआत भी हुई, वैदिक घड़ी भोपाल में भी लगी, आपके पास भी लग सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातों को करते हुए सरकार सांस्कृतिक रूप से हमारे उस गौरवशाली अतीत को जीवंत रखना चाहती है। और ऐसे एक नहीं, अतीत के काल में ऐसे कई सारे हमारे लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। हम केवल ध्यान दिलाएं तो जो कभी कहते हैं अंग्रेज के हमने लोकतंत्र दिया, आपने लोकतंत्र दिया नहीं, लोकतंत्र तो हमारे पास था। केवल आपने अपने तरह से, जैसा दुनिया चलती है, अगर लोकतंत्र रहता तो राजा अपने आप, आज भी हटा लो ना वहां से, उनके यहाँ कहाँ राज परिवार को हटा करके बात होती। तो लोकतंत्र हमारा हजारों साल से, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी द्वारका अगर छोड़ी द्वारकाधीश के बाद, तो उनके बेटे को उनने शासनकर्ता नहीं बनाया। हमारे लिए हुण जेता यशोधर्मन मंदसौर के पास के हुए, एक और जाति बर्बर जाति थी हुण, उसने भी इस प्रकार से किया। उसके बाद में यशोधर्मन ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। जब हमारे सुयोग्य लोग, समाज अपने आप निर्धारण करेगा, इस व्यवस्था के बलबूते पे हम सब चलते हैं। उम्मीद करेंगे आप सब विक्रमादित्य को जाने समझेंगे। अभी तो मैं पुनः नए वर्ष की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्राट विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था को आपने अपने बात करें नीति और लगातार शासन की बात करें नीतियों में उससे संजीवा है और उस भाव को स्वयं जीते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत हृदय से आज के भारत के इस नव जागरण और विकास की सतत यात्रा विक्रमोत्सव के इसे अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी अतिथिगणों से सादर आग्रह करेंगे मंच के समक्ष अपनी उपस्थिति आसन ग्रहण करके आज के इसे बात करें सम्राट विक्रमादित्य नाट्य की बात करें हम सब प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि मालवा की मिट्टी ने गाया एक वीर का गान, उज्जैनी के सिंहासन पर बैठे विक्रम महान, न्याय धीर बलबीर